चैनल 772 पर ये कांची टेलीविज़न है। कांची टेलीविज़न के सभी देखने वाले भाइयों और बहनों को बड़े दिलो जान के साथ जय गुरुदेव और जुम्मा मुबारक। स्काई चैनल 772 को आप ऑफ कोर्स 772 पर देखते हैं, पूरे इंग्लैंड में देखते हैं, पूरे यूरोप में देखते हैं, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में देखते हैं, लेकिन उसके साथ सारी दुनिया में www.kashitv.co.uk पर देखते हैं। मेरे फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं, जहां पर नाम है विकी गिल, और स्काई चैनल 772 वाले काशी टीवी को आप यूट्यूब पर भी देखते हैं। अब आपकी सेवा में हफ्तावार प्रोग्राम पेश किया जाएगा तहजीब प्रोग्राम हर फ्राइडे को 1 और 2 बजे के दरमियान आता है। इसे पेश करते हैं हम दो भाई, मैं विकी गिल और मेरे साथ विजय मोमी जी। विजय मोमी जी कंट्रोल्स के परली तरफ होते हैं, आपकी लुक आफ्टर करते हैं, और कैमरे के सामने मैं आपकी लुक आफ्टर करता हूं। 1 घंटे को 1 मिनट में हम कैसे पास करवा सकते हैं, इसका उदाहरण देने के लिए कुछ नाम याद से नहीं आ रहे हैं। आज एक वेरी स्पेशल प्रोग्राम, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है, और इसे पेश करते हुए मुझे अपने आप पर बहुत फ़ख्र हो रहा है। आप ये सोचिए कि इस तरह के प्रोग्राम करने के लिए मैंने सारी ज़िंदगी इंतज़ार किया है, और इस टेलीविज़न चैनल पर जो मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये इस वजह से है कि जो यहाँ के लोग हैं उनके दिमाग इतने खुले हुए हैं कि वो ऐसे प्रोग्राम्स को करवा सकते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स करने की कोशिश मैंने उस रेडियो पर भी की थी जहाँ मैं बहुत साल पहले काम करता था, लेकिन अब आप सारे के सारे जने खुद समझदार हैं कि किस तरह की बात हो रही है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास काशी टेलीविज़न है। ये एक दुनिया का यूनिक टेलीविज़न है। भारतीय गणतंत्र की तो हम बात करते हैं, लेकिन हम गण की बात नहीं करते, हम सिर्फ तंत्र की बात करते हैं। तो आज उस गण की बात होगी, और मैं दिल और जान के साथ थैंक यू करता हूँ, बहुत बहुत मेहरबानी कहता हूँ। और थैंक यू का मतलब नहीं कि थैंक यू वेरी मच, सिर्फ थैंक यू इस वजह से कि काशी टेलीविज़न के सर के ऊपर और मेरे सर के ऊपर एक निवास वाले बाबा जी, आप तो जानते ही हैं, डडली रोड वुलवरहैम्पटन पर एक निवास है, उन्होंने हाथ रखा और इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया। देखिए, इस स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम को उन्होंने सपोर्ट किया। आज हम उदा देवी जी की बात उनकी मेहरबानी से करेंगे, क्योंकि हर टेलीविज़न और रेडियो स्टेशन ने कमाना भी होता है, और उनके कुछ स्पेशल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं जिनको आपने सपोर्ट करना होता है। इस प्रोग्राम के बाद और भी प्रोग्राम इस तरह के होंगे जिनके बारे में आपको बताया जाएगा, जिनके लिए मैं आपको अप्रोच करूंगा, मैं आपके पास भी आऊँगा और आपको टेलीफोन भी करूँगा, और अपने प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और वो प्रोग्राम क्यों किया जाना चाहिए और किस वजह से किया जाना चाहिए, और काशी टेलीविज़न पर वो प्रोग्राम क्यों होना चाहिए, ये सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आप अगर स्पॉन्सरशिप दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी, और अगर आप स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे तो मेरी परछाई की एक कहानी बन जाएगी, वो मैं दुनिया को सुना दूँगा। और दुनिया को क्या सुनाया जा सकता है, दुनिया तो आप बहुत अक्लमंद और समझदार हैं। काशी टेलीविज़न जाति जनजाति में भेदभाव नहीं करता, एक सेक्युलर टेलीविज़न स्टेशन है, और यहाँ पे हमें आज़ादी है कि हम उन लोगों का नाम सामने लेकर आएँ जिन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए कुर्बानियाँ दी, जान तक न्यौछावर कर दी। लेकिन उस ज़माने में जब हाई क्लास का ज़माना था, सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम सामने आते थे, और सिर्फ वही नाम आज तक लोगों को याद हैं, और सिर्फ वही नाम लोग आज तक लेते हैं। जो लोग, आप बहुत समझदार अक्लमंद लोग हैं, जो लोग ऐसे कि उनकी जातियों से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनके नाम लेने से आज भी लोग कतराते हैं। आज कास्ट सिस्टम गया नहीं है, कास्ट सिस्टम अभी भी हमारे बीच में है। हम जितना मर्जी पढ़ लें, जितना मर्जी हम लिखें, उतना ज़्यादा और कास्ट सिस्टम आना शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों ने अपना रास्ता बदल लिया है, लेकिन सिर्फ रास्ता बदला है, सोच वैसी की वैसी ही है। यानी कि अगर उनको कोई, जिन्होंने चेंज नहीं किया नाम,
वो मिल गया तो उससे मिलने से कतराते हैं कि कहीं लोग ये ना सोचे कि इनकी मदद कर रहे हैं तो ये भी इन्हीं के जैसे होंगे, हम तो चेंज हो गए, हम तो फलाना बन गए, हम तो फलाना बन गए। ऐसे करने से दुनिया के उद्धार नहीं हो सकते। और आप में से बहुत से लोग यही सोचते होंगे हम दुनिया का उद्धार करने नहीं आए, लेकिन ऊपर वाले ने आपको अगर कहीं पर जन्म दिया है तो किसी वजह से तो जन्म दिया ही होगा। हम अपने आप को नहीं बदल सकते, हम किसी और की बेटरमेंट के लिए कोशिश तो कर ही सकते हैं। आज के इस वेरी स्पेशल प्रोग्राम में, जिसको कि स्पॉन्सर किया है एक निवास वाले बाबा जी ने, हम सबसे पहले आशा कंडारा की बात करेंगे। आप सोचेंगे कि आशा कंडारा कौन थी या आशा कंडारा कौन है। अब आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आशा कंडारा कौन थी, और फिर उसके बाद समाचार आ जाएंगे। सुमन बख्शी जी के धीमी गति के समाचार आप जानती हैं, ताकि वो हर किसी को समझ आए, धीरे धीरे बोलती हैं। और फिर उसके बाद जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है उदा देवी जी का प्रोग्राम आपकी सेवा में पेश किया जाएगा। और उदा देवी जी को समझने के लिए आपको पहले आशा कंडारा को समझना होगा। आशा कंडारा एक ऐसा नाम जो कि आज भारत के कोने कोने में गूंज रहा है। और आप में से बहुत से कहेंगे सानू तो नहीं पता। बिल्कुल आपको नहीं मालूम, इसमें गलती मीडिया की है और इसमें गलती जो ब्रिटिश एशियन मीडिया है उसकी है। लेकिन आप देखिएगा कि अब मैं आशा कंडारा की बात करूंगा तो उसके बाद इस वक्त जो मेरे रेडियो के भाई बहन सुन रहे हैं, खास करके बहनें, वो अपने प्रोग्राम में आशा कंडारा कर रही होंगी। मैं आपको क्या बताऊं, एक रेडियो वाली बहन के घर में पिछले हफ्ते गया था। उसकी माँ इतना बोलती थी, मेरे दिल में आया कि मैं कहूं कि बहन तुम क्यों रेडियो पे जाती हो, अपनी माँ को भेज दिया करो, या भेजने की क्या ज़रूरत, तुम तो घर में ही रेडियो खोल लो, ये जीता जागता रेडियो तुम्हारे आगे बैठा। भगवान उनको लंबी उम्र दे, मैं हमेशा दिल से उनके लिए ये प्रार्थना करता हूँ। लेकिन आशा कंडारा की जानकारी अब आपको दी जाएगी। इंग्लैंड में भी हम में से बहुत से लोग इस तरह के हैं जो कि अपनी जाति की वजह से अपने आप को नीचा समझते हैं। आज भी बहुत से लोग इस तरह के हैं जो कि सोचते हैं कि अपने बारे में अगर हम बता देंगे तो हमें दुनिया का प्यार नहीं मिलेगा। झूठ बोलकर अगर दुनिया का प्यार लेना है तो वो सच्चा प्यार नहीं होगा, वो झूठा प्यार होता है। और दुनिया क्या किसी को प्यार देगी, आपको तो मालूम ही है दुनिया किस तरह की है। तो फिर आइए, इससे पहले कि प्रोग्राम का समय समाप्त हो जाए, हम पहले आशा कंडारा की बात करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आशा कंडारा जी की बात करें, आइए हम नई दिल्ली चलते हैं और नई दिल्ली से सुमन बख्शी जी से धीमी गति के समाचार सुनते हैं। हेलो सुमन जी, नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं सुमन जी? बहुत अच्छे। अच्छा, भारत की क्या राय है कि तालिबान का मजबूत होना पाकिस्तानियों के लिए कैसा रहेगा? अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी के बाद अफगान तालिबान की कार्यवाही में तेजी आ गई है और हर दिन ऐसी न्यूज आ रही है कि उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों और चौकियों पर कब्जा कर लिया है। पिछले दिनों ये न्यूज आई है कि अफगान तालिबान ने बदकशा में मुख्य सीमावर्ती कॉरिडोर के अलावा कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। याद रहे, इससे पहले ताजिकिस्तान की तरफ से जारी हुए एक बयान में कहा था कि तालिबान ने बॉर्डर के कई इलाकों में अफगानिस्तान के आर्मी पर हमले किए हैं, जिस वजह से अफगान आर्मी के 1000 से ज्यादा सैनिक सीमा पार कर तजाकिस्तान में शरण लेने के मजबूर हो गए हैं। ओहो, और हमने ये भी सुना है कि पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इमरान सरकार ने लोगों से रोटी, कपड़ा और मकान छीन लिया है। आप इसके बारे में क्या कहेंगी? भारत की क्या राय है? पीपीपी के हेड बिलावल भुट्टो ने पीएम इमरान खान पर निशाना साधते हुए कहा है कि इमरान खान ने लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान हासिल करना बेहद मुश्किल कर दिया है। राइट। देखो क्या दिन आ गए। अच्छा, उत्तर कोरिया
किसी से कोरोना की वैक्सीन नहीं ले रहा है, इसका क्या कारण है? रूस ने उत्तर कोरिया में सख्त लॉकडाउन की वजह से खाने पीने की कमी के हालात पैदा होने की वजह से जुड़ी खबरें सामने आने के बाद एक बार फिर से उन्हें कोरोना वैक्सीन देने की पेशकश की है। इससे पहले कई अन्य देश उत्तर कोरिया को वैक्सीन और मदद देने की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया है और सीमाएं बंद कर ली हैं ताकि वायरस को बाहर रखा जा सके। राइट। और हमें बड़ा अफसोस है कि भारत की सिल्वर स्क्रीन के और नॉर्मल स्क्रीन के बहुत बड़े आर्टिस्ट दिलीप कुमार साहब का स्वर्गवास हो गया है और अब नसीरुद्दीन शाह साहब की भी तबीयत ठीक नहीं है और उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। नसीरुद्दीन साहब को क्या हुआ है? नसीरुद्दीन शाह को निमोनिया हो गया है और वे मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में हैं। उनकी उम्र 70 साल की है। उनकी पत्नी रत्ना पाठक ने कहा है कि उनकी सेहत में पहले से काफी सुधार हो रहा है और जल्दी ही उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाएगी। राइट। अच्छा, भारत में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी राजद्रोह कानून की ज़रूरत क्यों है? ये क्या मामला है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये औपनिवेशिक कानून है और स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले सीनियर पत्रकार सुचित मोहंती के मुताबिक मुख्य जज रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये बताते हुए कहा कि महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किया गया था। पूछा कि इस कानून को रद्द क्यों नहीं किया जा सकता। जी राइट। अच्छा सुमन जी, अब एक बात पूछनी है आपसे, आप मेहरबानी करके बुरा ना मानिएगा और आज के प्रोग्राम का यही आखिरी सवाल होगा कि आप इतनी बड़ी पत्रकार हैं लेकिन आपके हाई कोर्ट में महिला जजेस तकरीबन है ही नहीं। क्यों नहीं है? नहीं, मेरा मतलब है दाल में नमक के बराबर है ना, थोड़ी हैं, लेकिन इतनी कम महिला जजेस क्यों हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद बोबड़े ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि समय आ चुका है कि अब भारत में कोई महिला मुख्य न्यायाधीश बने। शरद बोबड़े भारत के 47वें मुख्य जज हैं। इससे पहले भी सभी जज जो थे वो पुरुष थे। बोबड़े ने कहा कि हमें ध्यान है कि न्याय व्यवस्था में महिलाओं की जरूरत है। हमें इसे अच्छी तरह से लागू कर रहे हैं। हमारे नजरिए में कोई बदलाव नहीं आया है। हमें केवल अच्छे लोग चाहिए। थैंक यू वेरी मच इंडीड। आपने धीमी गति के समाचार, पिछले हफ्ते की फिल्मों के डायरी सुनाई आपने, और अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय एक बार फिर से सुमन बख्शी जी आपसे बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। काशी टेलीविज़न से अभी आपने सुमन बख्शी जी से धीमी गति के समाचार सुने। स्काई चैनल 772 पर आज एक वेरी स्पेशल डे जिसमें कि आपको उदा देवी जी का परिचय दिया जाएगा। और उदा देवी जी के ज़माने में हाई क्लास के लोगों के ही नाम सिर्फ आया करते थे अगर कोई उन्होंने कुर्बानी दी। अब आप जानते हैं कि 15 अगस्त आने वाला है और हम लोगों को एवरीडे के काम में, भाग दौड़ में वक्त ही नहीं मिलता कि हमें याद रहे 15 अगस्त का। तो जब हम रेडियो पर इंडिपेंडेंस डे के गाने सुनना शुरू करते हैं या फिर टेलीविज़न पर इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम्स देखना शुरू करते हैं तो उस वक्त हमें ख्याल आता है आज ये गाना क्यों आया है। तो फिर हम कहते हैं ओह सच 15 अगस्त आने वाला है। ये चीज़ें हमको ये याद दिलवाती हैं। और ब्रिटिश मीडिया जो है यहाँ पर मार खाता है, भूल जाता है कि जो भारतीय और पाकिस्तानी लोग हमारे देसी रेडियो और टेलीविज़न देखते हैं वो इन चीज़ों को याद करते हैं, इसी वजह से इन चीज़ों को देखते हैं। और जब ऐसी जगहों पर ऐसे प्रोग्राम्स को वो नहीं पाते तो उस वक्त उनका दिल उदास होता है और विश्वास भी टूटता है। और शायद इसी वजह से आज इतने एडवर्टाइजमेंट्स और इतने स्पॉन्सरशिप्स टेलीविजन्स और रेडियोज़ को नहीं मिल रही हैं
क्योंकि उनके मतलब के प्रोग्राम ही नहीं किए जाते। हम अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं और इस बात का हमें बहुत दुख है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कांची टेलीविज़न से कि हम सिर्फ दुख ही ना मनाएं, बल्कि हम वो एक्टिविटीज़ भी करें, वो एक्शंस भी करें कि आपका दिल हमारी तरफ लुभा जाए और हमारे ऊपर आप ऐसे 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 नोट बरसाएं। और मैं तो सोचता हूँ कि मैं आपको गाना भी सुनाऊँगा, मैनू नोट वखा मेरा मूड बने। किसी दिन मैं ये लगा के आपको सुनाऊंगा, आपका बड़ा दिल लगेगा। सचमुच ये एक मल्लिका तरन्नुम मैडम नूरजहां का गाना है, मैनू नोट वखा मेरा मूड बने, कुछ करके वखा मेरा मूड बने। तो बस अब मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा और आगे आप नोट तैयार रखें। पहले हम आशा कंडारा की बात करते हैं। आशा कंडारा नई दिल्ली में एक लड़की, उसके पिता एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे। आशा कंडारा की और लड़कियों की तरह शादी हो गई। हस्बैंड ने मारपीट के घर से निकाल दिया और तलाक ले लिया। आशा कंडारा वापस अपने घर आ गई और आप जानते ही हैं कि वो उस फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी जो लोग झाड़ू लगाने का काम करते हैं। तो उन लोगों को बहुत दुख हुआ कि हमारी बेटी वापस आ गई है। बेटी से ही तानाकशी होनी शुरू हो गई। तो आशा जी ने ये सोचा कि पढ़ाई दोबारा शुरू करनी चाहिए। आशा जी ने दोबारा पढ़ाई करना शुरू कर दिया। आशा कंडारा ने पढ़ाई जब वो कर रही थी तो बाकी के जो उनकी कम्युनिटी के लोग थे और जो हायर कम्युनिटीज़ के लोग थे, उन्होंने कहा जा तुम लोग झाड़ू लगाने वाले हो, तू कोई डिप्टी कलेक्टर नहीं बन जाना, पढ़ लिख के तूने क्या डिप्टी कलेक्टर बनना है। इतने ताने दिए, इतना बुरा सलूक किया आशा कंडारा के साथ कि आशा कंडारा ने घर जाके कंप्यूटर पे फाइंड आउट किया कि कलेक्टर क्या होता है, और फिर उसके लिए ही उन्होंने जम के पढ़ाई की। और आज आशा कंडारा का नाम सारी दुनिया में है, क्योंकि आशा कंडारा सुबह झाड़ू लगाने का काम करती थी, शाम को पढ़ती थी, और आज आशा कंडारा डिप्टी कलेक्टर बन गई है। उन्होंने अभी तक इस मौके तक जब हम बात कर रहे हैं अपनी पुरानी जॉब से रिज़ाइन नहीं किया है, क्योंकि उनको अभी इंतज़ार है कि मैं कब डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर अपने ऑफिस में जाऊंगी। जिस दिन वो ऑफिस में जाएंगी उस दिन वो सफाई करने के काम को साइन करके वो छोड़ेंगी उसको। और आशा कंडारा के मुताबिक ये कहा गया है कि कोई काम भी छोटा या बड़ा नहीं होता, और काशी टेलीविज़न पर भी हम यही मानते हैं कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं आपके सामने छोटा सा काम करता हूँ, आपको प्रोग्राम करके सुनाता हूँ और दिखाता हूँ। आप बड़ा सारा काम करें, आप इसको स्पॉन्सर कर दिया करें, आप बड़े आदमी बन जाएंगे। आज का प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है एक निवास वाले बाबा जी ने। पहले आशा कंडारा जी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये बात कहने वाली आशा कंडारा इसकी एक जीती जागती खुद मिसाल है। राजस्थान के जोधपुर शहर से आने वाली 40 साल की आशा कंडारा ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 728वीं रैंक हासिल की है। शायद ये जानकर आपको हैरानी ना हो, लेकिन जब आशा के सफ़र और लड़ाई और संघर्ष को जानेंगे तो आप भी इस कामयाबी को बेमिसाल कहने से रुक नहीं सकेंगे। लेकिन आप इंग्लैंड के लोग हैं, आप मुंह बंद करके बैठे रहेंगे, कहीं लोग ये ना कहें कि ये भी उन्ना दी ज़ात तो होनी है या ये भी उन्ना दी ज़ात तो होना है। आशा कंडारा ने आज सुबह मुझसे टेलीफोन पर बातचीत की और बताया कि उनके पिता राजेंद्र कंडारा फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में अकाउंट्स ऑफिसर थे और माँ घर बार का काम संभालती थी, गृहस्थन थी। घर में पढ़ाई को काफ़ी अहमियत दी जाती थी, लेकिन यूनाइटेड फैमिली और सामाजिक दबाव के कारण 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी शादी कर दी गई। आशा जी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को याद नहीं करना चाहती, लेकिन बताती हैं कि जब उनका तलाक हुआ उस समय वो 32 साल की थीं और 2 बच्चों की माँ बन चुकी थीं। जब अपने मायके वापस लौटी तो घर वाले साथ खड़े थे, लेकिन इस उम्र में 2 बच्चे होने के बाद तलाक लेना रिश्तेदारों और समाज को नागवार गुजरा और ताना एवरीडे का ड्रामा शुरू हो गया। वो कहती हैं उस समय लगा कि ज़िंदगी रुक गई है।
तलाक के मसले पर रिश्तेदार हमारे विरोध में खड़े हो गए थे और कहते थे कि परिवार का नाम इस लड़की ने बर्बाद कर दिया है। लेकिन घर वाले मुझे ये समझाते थे कि बुरा वक्त है, निकल जाएगा। परिवार मेरे फैसले के साथ था। अनुसूचित जाति से आने वाली आशा जी कहती हैं कि मीडियम क्लास फैमिली परिवार में तलाक लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो आप समझ सकते हैं कि मुझ पर क्या गुजर रही होगी। 2013 में आशा जी ने दोबारा पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया और 2016 में ग्रेजुएशन पूरा किया। आशा बताती हैं, मैं नौकरियों के लिए एग्जाम दे रही होती तो लोग ताना मारते थे कि क्या तुम कलेक्टर बनना चाहती हो? तुम जैसे लोग सिर्फ झाड़ू लगाते हैं, कलेक्टर नहीं बनते। क्या तुम्हारे खानदान में कोई कलेक्टर बना है? मैं नहीं जानती थी कि कलेक्टर कौन होते हैं। फिर मैंने गूगल सर्च किया तो पता चला कि कलेक्टर किसे कहते हैं। मैं जानती थी कि वो मुझे ताने मार रहे हैं और कोई मुझे मोटिवेट नहीं करेगा बल्कि मुझे डाउन ही करेंगे। वहीं से मैंने ठाना कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की सेवा में जाना है। मेरी उम्र इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा के लिए ज़्यादा थी। तब मैंने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सेवा की तैयारी शुरू की। इसमें तलाकशुदा औरतों की उम्र की सीमा नहीं होती है। आशा ने 2018 में यानी कि 2018 में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के लिए फार्म भरा। वो कहती हैं, 2018 में जब मैंने राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए प्रिलिमिनरी फॉर्म भरा तो मैं पास हो गई। फिर मैंने मेंस के लिए एग्ज़ाम दिया और उसी साल 2019 में मेरी नगर निगम में भी सिलेक्शन हो गई, जिसके लिए मैंने एप्लीकेशन पहले ही दिया था। मैंने सफाई कर्मचारी यानी कि झाड़ू लगाने का काम शुरू कर दिया। वो बताती हैं कि बच्चों को देखभाल और घर का खर्च चलाने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत थी। मुझे और कोई काम नहीं मिलता था। जहाँ जाती थी सब लोग मेरी ज़ात पर ही उंगली उठाते थे और मुझे काम नहीं देते थे। इसलिए मेरे लिए एक नौकरी करना बहुत ज़रूरी था। मैंने कभी किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं माना। मैंने कभी झाड़ू लगाने के काम को भी छोटा नहीं माना। अब नगर निगम में सफाई कर्मचारी की नौकरी तो हाथ में थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब के लिए दूसरे परिणाम का अभी तक जवाब नहीं आया था। वो बताती हैं, सुबह 6 बजे निकलना फिर सफाई करके लौटना बहुत मुश्किल काम था। नौकरी के बाद पढ़ना और घर का काम मेंटल और फिजिकल तौर पर थका देता है, लेकिन परिवार के जोश से मैं मेहनत करती रही। घर वाले कहते थे कि आराम कर लो, लेकिन मैंने अपने शरीर को ऐसे ढाल लिया कि मैं कम सोती थी और देर रात तक पढ़ती थी और फिर तड़के काम करने के लिए चली जाती थी। मेहनत रंग लाई। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में मेंस का एग्ज़ाम पास कर लिया। इससे उन्हें और हौसला मिला कि वो इंटरव्यू भी पास कर लेंगी और फिर ऐसा ही हुआ। आशा ने अभी नगर निगम की नौकरी से इस्तीफ़ा नहीं दिया है और वो मानती हैं कि अगर वो कामयाब हो सकती हैं तो कोई भी लड़की कामयाब हो सकती है। जोधपुर नगर निगम की मेयर विनीता सेठ कहती हैं कि आशा को देखकर और आशा के बारे में सुनकर और बहुत से लोगों को जोश मिलेगा। मेयर ने यह भी कहा, अब वो सफाई कर्मी का काम करती थी तो ड्यूटी के बाद घर लौटकर गृहस्थी का काम निपटाती थी, फिर RAS की परीक्षा की तैयारी करती थी। ये बहुत मुश्किल काम था। आसपास के कई लोग यही सोचते कि सुबह से महिला बाहर गई हुई है तो वो उंगली उठाने से कभी नहीं चूकते, लेकिन आशा ने सबको चुप करवा दिया। वो कहती हैं कि एक महिला का संघर्षपूर्ण जीवन के बाद एक मुकाम हासिल करना बहुत बड़ी बात है और ये उन महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है जो केवल चूल्हे और घर की चारदीवारी को ही अपनी किस्मत मानकर जीवन को बिता देती हैं। ये आपने आशा कंडारा की बात को सुना।
हम लोग भाग्यशाली हैं कि सारी दुनिया में आशा कंडारा जैसे एग्जाम्पल्स हैं, और ये बहुत खुशी की बात है कि आज मेरे पास इजाज़त है और मैं काम करता हूँ काशी टेलीविज़न पर, और काशी टेलीविज़न पर ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स को आप सुनते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स दुनिया में आप कहीं और नहीं पाएंगे। सिर्फ यही एक चैनल है जहाँ पर सुनकर आपको जोश भी आएगा और आपके दिल में शक्ति आएगी कि आप भी इस जीवन में कुछ करें, आप भी आगे बढ़ें। आप इमेजिन करें कि कितना मुश्किल काम होगा एक इतने बड़े ओहदे तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल करना। लेकिन भूलिए ना, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। क्या कहा है? अभी तो मुझे सुनाई नहीं देगा, लेकिन जब कॉल्स ली जाएंगी उदा देवी के प्रोग्राम के बाद, तब आप टेलीफोन करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। श्री कृष्ण जी ने तो ये कहा था कि एक मंजिल होती है, मंजिल पर पहुंचने के लिए एक रास्ता होता है। उस रास्ते में मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको सब कुछ करना चाहिए। और जैसे कि उन्होंने कहा था कि इंसान की नज़र मछली की आंख पर होनी चाहिए। आपकी नज़र कहाँ है ये ज़रा बताइए, और अपनी नज़र को इस वक्त तो काशी टेलीविज़न पर ही लगा के रखिए। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर काशी टेलीविज़न को देखते हुए किसी की जान भी निकल जाएगी ना, या यहाँ काम करते हुए किसी की जान निकल जाएगी, तो वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। ऐसा मैंने क्यों कहा है ये भी आप बता दीजिए। लेकिन मैं क्या करूँ, आप तो पता नहीं कब बताएंगे। मैं आपको पहले बता दूँ कि ये सुना गया है कि काशी में अगर कोई मरता है तो वो सीधा स्वर्ग जाता है। ये एक बड़ी पुरानी बनी हुई बात है, आपको इस बात का पता होगा। और काशी टेलीविज़न वाले काशी से भी प्रोग्राम्स करते हैं, ये आपको मालूम होगा, और आप देखते भी होंगे। आप तो मुझसे ज़्यादा अक्लमंद और जानते हैं। आइए अब हम चलते हैं उदा देवी जी के स्पेशल प्रोग्राम की तरफ। आज मैं खुशकिस्मत हूँ कि ये प्रोग्राम मैं आपकी सेवा में कर रहा हूँ। देखिए, हमारी मुलाकात तो आपस में इंडियन कॉन्सुलेट में होगी कि नहीं होगी 15 अगस्त को, अगर कोविड परमिटेड। वहाँ पर तो बातें हम करेंगे ही। मैं आपके विजिटिंग कार्ड्स लेने के लिए आऊँगा ताकि फिर मैं आपसे एडवर्टाइजमेंट की बातचीत कर सकूँ। फ़िलहाल तो इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए एक निवास वाले बाबा जी, जिनका एड्रेस डडली रोड वुलवरहैम्पटन है, हम बड़े दिलो जान के साथ थैंक यू करते हैं। आपके पास किसी तरह की कोई भी परेशानी है, कोई भी परेशानी, एनीथिंग, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, एनीथिंग, आप डडली रोड वुलवरहैम्पटन बाबा जी के पास चले जाइए। ही विल मेक श्योर कि आपकी हर परेशानी को वो दूर कर दें। उस आदमी ने आज से बहुत साल पहले मेरे सर पे हाथ रखा था। एक बला का खूबसूरत बाबा, और दिल का इतना अच्छा और ज़बान का इतना मीठा कि मैं आपको बता नहीं सकता लफ्ज़ों में। और ऐसे ऐसे लोगों की वजह से ही आज इंग्लैंड का मीडिया चल रहा है। मेरा प्रोग्राम तो चल ही रहा है ना। बाकी जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने क्या क्या किया है वो तो खुद बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आप लोग तो ऐसे हैं कि अगर कोई डांसर भी डांस कर रही होती है तो उसके ऊपर 5 पाउंड भी नहीं वार सकते। ये तो आपकी औकात और अहमियत है जो कि दूसरों के सामने आती है। और मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि बहुत झूठ बोलते हैं, और मुझे उनसे बात करके बड़ा मज़ा आता है। इतना मज़ा आता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपको ज़िंदगी में इतनी मज़े की चरम सीमा तो आई ही नहीं होगी, क्योंकि फिर मैं उसके ऊपर कहानियाँ लिखता हूँ, और वो सच्ची कहानियाँ हैं। और आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि वो कहानियाँ मत लिखा कर, लेकिन एक बहुत बड़ी राइटर श्रीमती सुदर्शन रत्नाकर का ये कहना है कि जो उस वक्त के लेखक कहानी लिखते हैं वो समाज का आईना है, प्रतिबिंब, और वही लिखा जा सकता है, उनको बंद नहीं किया जा सकता। आज श्री राम जी, श्री सीता जी की जो कहानियां हैं वो आज नहीं लिखी गई थी, हज़ारों साल पहले लिखी गई थी, और आज की जो लिखी गई हैं वो आजकल के मुताबिक होती। श्रीमती उदा देवी जी, आइए सीरियस होकर प्रोग्राम शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद और भी आपको फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया जाएगा जो कि
उच्च जाति के नहीं थे, और वो जिस जाति के थे, रविदासिया जाति के, उस जमाने में और आज भी ऐसा है, डिस्क्रिमिनेशन है, गया नहीं है। उसमें से आप भी बहुत से लोग हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन करते, और उसी डिस्क्रिमिनेशन की मेहरबानी है कि काशी टीवी का जन्म हुआ, और उसी डिस्क्रिमिनेशन की मेहरबानी है कि मैं यहाँ हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आप मुझसे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप मुझे कैसे देखना चाहते हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, और इसीलिए मैं यहाँ हूँ कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। उदा देवी जी रविदासिया समाज की थी, लेकिन आज से बहुत साल पहले रविदासिया समाज वालों को क्या कहते थे वो आज हम कहते नहीं हैं, लेकिन वो उस समाज की थी। उन्होंने भारत देश के लिए अपनी जान वार दी, हिंदुस्तान के लिए, आज़ादी के लिए। 1857 में वो वाजिद अली शाह जो लखनऊ के नवाब थे, उनके यहाँ साफ़ सफाई का काम करती थी, लेकिन वो अपने साफ़ सफाई के काम में इतनी तेज़ थीं कि जो उनकी महारानी थी, विलायत महल नहीं थी, और थी, उन्होंने उनको अपनी शरण में ले लिया था, उनको अपनी पर्सनल दासी बना लिया था। फिर उनकी नज़र और भी ज़्यादा उसके ऊपर पड़ी कि उदा देवी सिर्फ सफाई के काम में ही नहीं, इनको सिक्योरिटी के काम में भी लगाया जा सकता है, क्योंकि उदा देवी की बहादुरी बहुत थी। यानी कि रात को उठकर बाहर तक चले जाना, आप जाते हैं बाहर, हाँ कोई पकड़ लेगा, मैं नहीं चाहता, और पकड़ लेते भी हैं, आपको मालूम है। और फिर उसके बाद आपको मालूम है, अलार्म लगाए बगैर तो हम सोते ही नहीं, हमें डर बहुत लगता है कोई आ ना जाए, हमें कोई खा ना जाए। लेकिन उदा देवी रानी की प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान तक वारने के लिए तैयार थी। इस वजह से रानी ने उनको फाइटिंग सिखाई, उनको तलवार चलाना, धनुष बाण चलाना, युद्ध की, लड़ाई की जो हर प्रतिभा है उनको सिखाई, और उदा देवी जी सीख गई। फिर उसके बाद झगड़ा हुआ, और झगड़े में उदा देवी जी ने देखा कि तकरीबन आदमी जितने थे सब मारे गए, जो नवाब के सैनिक थे, और अंग्रेज़ सर पर चढ़े आ रहे थे भागते हुए। उदा देवी का दिमाग बहुत तेज़ था, और उस तेज़ दिमाग के हिसाब से वो शरीर से भी बहुत फुर्तीली थी। उन दिनों लखनऊ में एक पेड़ था, उस पेड़ के निशान अभी भी हैं। वो पेड़ नहीं है, बरगद का पेड़ था, पीपल का, बरगद का, सॉरी, फ़र्क होता है, हम में से बहुत से लोग कहते हैं फ़र्क नहीं होता। वो उसके ऊपर चढ़ गई और ऊपर पत्तों में छुप गई, और पत्तों में छुप कर वो नीचे से जो अंग्रेज़ गुजरता था उसको गोली मार देती थी। हर कोई परेशान हो गया कि ये कहाँ से गोलियां आ रही हैं, चारों तरफ देखते थे, पता नहीं लगता था, लेकिन उधर से जो अंग्रेज़ गुजरता था डेड। 36 अंग्रेज़ों को उदा देवी जी ने ख़त्म कर दिया था अपने स्टेट की प्रोटेक्शन के लिए, हिंदुस्तान की प्रोटेक्शन के लिए। एक रविदासिया उदा देवी ने अपने जानों की बलि दी थी, जान की, लेकिन क्योंकि वो रविदासिया थी, ऊपर से वो औरत थी, इस वजह से उनका नाम हिस्ट्री की किसी भी किताब में आपको नहीं मिलता, क्योंकि तब डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा था कि जिसको कि छोटी ज़ात कहा जाता है, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है, इंसान इंसान होता है। तो मेरी मुसलमानों से इसीलिए इतनी ज़्यादा बनती है कि ये इंसान इंसान की बात करते, ज़ात पात की बात नहीं करते, और ये इनका नाम नहीं लिखा गया क्योंकि ये उस वर्ग से थीं। लेकिन लखनऊ के आसपास उत्तर प्रदेश में ये कहानियाँ, उदा देवी की बहादुरी के किस्से बहुत सालों तक चलते रहे। जब वो किस्से चलते रहे तो उस वक्त के जो हिस्ट्री के लिखने वाले थे, हिस्टोरियंस,
उन्होंने उदा देवी का नाम और उनके किस्से और उनकी असलियत अपनी किताबों में लिखी। वो किताबों में से हम सर्च करके आपकी सेवा में लेकर आए हैं जी। कुंजियां डाल दी कुएं में, ये एक हरियाणवी कहावत है। तो इस वजह से आज उदा देवी का नाम जिंदा हो गया। आज उदा देवी का प्रोग्राम टेलीविज़न पे आ रहा है और दुनिया में किसी और टेलीविज़न पर ऐसे प्रोग्राम नहीं किए जाते, क्योंकि उन्हें भी इस बात का डर है कि आए सानू लोग की कहेंगे, ये भी उन्ना दा ही होना है, इस वजह से। लेकिन मैं तो अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं डरता, आपको मालूम है। और आप भी बहुत बहादुर लोग हैं और मैं चाहूँगा कि ऐसे ऐसे और प्रोग्राम्स को आप बाबा जी की तरह स्पॉन्सर करें और काशी टीवी का सर दुनिया में सबसे ऊंचा कर दें। आइए उदा देवी जी का स्पेशल प्रोग्राम अब आपकी सेवा में शुरू करते हैं। जैसा जैसा रिसर्च के मुताबिक पता लगा है, जैसा जैसा रिसर्चेस से लिखा गया है और जैसे जैसा कई रविदासिया हिस्टोरियंस, रविदासिया राइटर्स जो हैं, उन्होंने कई सौ साल पहले जो उदा देवी थी उसका वर्णन जो लिखा है, आज आपकी सेवा में आएगा। और ऐसा यूनिक प्रोग्राम आपको कहीं और सुनने के लिए नहीं मिलेगा। और इन प्रोग्राम्स की लड़ी इसलिए शुरू की गई है क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है 15 अगस्त को, और हम अपने हिसाब से काशी टेलीविज़न पर इस प्रोग्राम को मनाएंगे बड़ी खुशी के साथ, क्योंकि भारत की आज़ादी में सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम नहीं है जिन लोगों का नाम मैं पिछले 50 सालों से लेता आया हूँ। पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, श्रीमती इंदिरा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, इन सब में एक बात है, क्या है कि ये एक ही हाई क्लास जात के थे। और इसी वजह से अन्ना वंडे सीरनी मुड़ मुड़ आपने अनु, इस बात को तो आप अच्छी तरह से ही जानते हैं। और भारत का जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये सब कुछ हम इंग्लैंड में अपने साथ लेकर आए हैं, क्योंकि गंद के बगैर तो हमारा जी नहीं लगता। और ये बहुत ही दुख की बात है। आइए ये मेरे कान से ना, ये जो मेरे भाई साहब मोमी लगा देते हैं, ये झुमका गिरा रे बार बार होता है। अच्छा, आइए उदा देवी जी की बात करते हैं। अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाली एक रविदासिया महिला सैनिक की कहानी। इतिहास के पन्नों में भले ही इनकी कहानी दर्ज ना हुई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास के इलाके में इनकी बहादुरी की कहानी कहने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। दलित समुदाय से आने वाली उदा देवी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हज़रत महल की सिक्योरिटी में थीं, जबकि उनके पति, जिनका नाम श्री मक्का पासी था, वो नवाब की सेना में थे। समाजशास्त्री, मतलब कि सोसाइटी को समझने वाले प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी बताते हैं, उदा देवी हज़रत महल बेगम की सेना का हिस्सा थीं। वो अपने पति के जीवन काल में ही एक सैनिक के रूप में शिक्षित हो चुकी थीं। उनको सारी ट्रेनिंग लड़ने की दी गई थी। उदा देवी पहले वहाँ पर एक साफ सफाई का, एक नौकरानी का काम करती थीं और सैन्य सुरक्षा दस्ते की सिर्फ वो सदस्य थीं। सेना में जो गार्ड्स हुआ करते थे ज़्यादातर वो इसी कम्युनिटी के लोग हुआ करते थे, और उनका नाम उनकी बहादुरी के बावजूद भी दर्ज नहीं है, क्योंकि वो रविदासिया थे। ये औरतें और भी छोटी छोटी जातियों से हुआ करती थीं जिनका काम सेवा करना था, लेकिन सेवा के साथ उनमें से कुछ को चुनकर रानी या रानियां या राजा उनको एजुकेट करते थे, उनको पढ़ाते थे। साल 1857 में भारत में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ तो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने कलकत्ता भिजवा दिया था। उस समय विद्रोह पर का परचम उनकी बेगम हज़रत महल ने उठाया था, क्योंकि नवाब तो चला गया था। तो हज़रत महल ने अपने आप को प्रोटेक्ट तो करना था, अंग्रेज़ों को आगे नहीं आने देना था, तो वो लड़ाई में शामिल हुई थी। लखनऊ के पास चिन्हट नाम की जगह पर नवाब की फौज और अंग्रेज़ों के बीच टक्कर हुई
और इतनी ज़बरदस्त टक्कर हुई कि तकरीबन सब आदमी सैनिक जो थे वो भी मारे गए, और ऊदा देवी के पतिदेव श्री मक्का जी, उनका पूरा नाम मक्का पासी था, मक्का पासी भी मारे गए। एक रविदासिया लेखक हैं, उन्होंने सिर्फ रविदासिया ही नहीं बल्कि बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं निम्न वर्ग की, उन सब के वो लेखक हैं। उन्होंने लिखा, मोहनदास नमिश्राय उनका नाम है। तो श्री मोहनदास नमिश्राय कहते हैं कि इस लड़ाई में बहुत से लोग मारे गए, जिनमें उनके पति की भी मृत्यु हो गई, और वहीं से उन्होंने सोचा कि मैं आगे आऊँगी, मेरे पति चले गए हैं, लेकिन उनका जो अधूरा काम है, हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से महफूज रखना, इनको दूर रखना, और अगर हो सके तो भारत को, हिंदुस्तान को आज़ाद करवाना, ये अब मैं करूँगी, वो बीड़ा मैं उठाऊँगी। ये ऊदा देवी जी ने सोचा। वो बताते हैं कि पति की मौत का सदमा ऊदा देवी के लिए प्रेरणा बन गया, और वहीं से उनकी सोच और उनके विचार में बदलाव हुआ। पति की मौत से दुखी ऊदा देवी ने अंग्रेज़ों से इसका कैसे बदला लिया, यह आप सब सोच रहे होंगे। ऊदा देवी पासी कम्युनिटी से आती थीं। विचारकों का, सोचने वालों का एक तबका ये भी मानता है कि ऊदा देवी ने वीरता की ऐसी मिसाल पेश की थी 1857 में कि हर कम्युनिटी का जो पर्सन था वो हैरान रह गया था कि इस कम्युनिटी की लड़की ये कर सकती है। उसके बावजूद भी हाई क्लास, हाई कम्युनिटी वाले लोगों ने नाम आगे नहीं आने दिया। आज तक लखनऊ के सिकंदराबाद इलाके में घना चौड़ा पीपल का पेड़ हुआ करता था। लेखक राजकुमार, जो कि एक बहुत बड़े हिस्टोरियन भी हैं, वो कहते हैं कि 16 नवंबर 1857 को गदर हुआ था। वीरांगना ऊदा देवी ने 36 अंग्रेज़ों को पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर मारा। आप में से बहुत से लोग करके हंस रहे होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ यही बात समझ आ रही होगी कि ऊदा देवी पीपल के पेड़ पे चढ़ गई। लेकिन आपका नाम कौन जानता है? ऊदा देवी का नाम अपनी बहादुरी की वजह से इतने सालों के बाद आज भी सामने आ गया कि नहीं आ गया। आपने क्या किया है? आपका नाम तो, आप तो रेडियो टेलीविज़न पे भी फ़ोन करते तो कहते हैं गुमनाम बोल दिया, मैं गुमनाम बोलता, मेरा नाम ना लेना आगे। अच्छा, वो बताते हैं ये घटना घटी तब वहाँ पर कैप्टन वायरलेस और कैप्टन डाउसन पहुँचे, और अंग्रेज़ों की लाशों को देखकर वो दंग रह गए। उसी समय डाउसन ने जब देखा कि 36 अंग्रेज़ ऑफिसर पेड़ के आसपास मरे पड़े हैं और मारने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है, तो वो इधर उधर देखने लगे। और फिर उन्होंने ऊपर देखा। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उनको ऊपर कुछ नज़र आया। कहानी तो उन्होंने ऊपर कुछ होने का उंगली से इशारा किया। कहानी को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर बद्री नारायण कहते हैं, ये पता नहीं चल पा रहा था कि गोलियां कहाँ से आ रही हैं। फिर जब बहुत ध्यान से देखा गया तो पता लगा गोली ऊपर से आ रही है और एक सैनिक बैठकर ऊपर से गोलियां चला रहा है। वो सैनिक लाल जैकेट में था। फिर नीचे से उन लोगों ने उन्हें गोली मारी और वो नीचे गिर गईं। जब वो नीचे गिरी ऊदा देवी जी तो वो खून से लथपथ थीं, और जब उनका जैकेट हटाया गया, उनके सर से हेलमेट हटाया गया, तो उनके लंबे काले बाल नीचे गिर आ गए। अंग्रेज़ों ने देखा कि वो पुरुष नहीं महिला थीं, और फिर उस महिला की पहचान ऊदा देवी के नाम से की गई। ऊदा देवी ने अंतिम सांस 36 अंग्रेज सिपाहियों को मार कर दिया। वीरता की ये कहानी लोक कथाओं और जन स्मृतियों में जिंदा रही, लेकिन वक्त के साथ इस वीरता को अंजाम देने वाली ऊदा देवी का नाम धुंधला पड़ गया। बद्री नारायण तिवारी के अनुसार ऊदा देवी एक असली कैरेक्टर है। उनका वर्णन ऐतिहासिक रिकॉर्ड या मेमोआज हैं जो घटना के
बहुत सालों बाद आते हैं। ये पहचान बहुत सालों बाद हो पाई। बाद में खोजना शुरू किया तो पता लगा ये ऊदा देवी थी। ऊदा देवी के वंशज कमल कहते हैं कि वीरांगना ऊदा देवी का राजनीतिक इस्तेमाल तो नहीं हुआ, लेकिन सामाजिक चेतना के तौर पर ऊदा देवी का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर सरकार चाहेगी तो बच्चों की स्कूल की किताबों में इनकी कहानी को शामिल करके इज्जत दी जा सकती है, लेकिन अभी तक कोई इज्जत नहीं दी गई है। ऊदा देवी सरीखी महिलाओं का नाम इतिहास की किताब से उनकी जात की वजह से गायब है, लेकिन उनकी बहादुरी, त्याग और बलिदान ने सामाजिक हाशिए पर बैठे लोगों को उस सूची में जगह दिलाई है जहां आम तौर पर ऊंची जाति के लोगों और पुरुषों का ही सर्वस्व रहा है। ऊदा देवी की कहानी ने आज़ादी की लड़ाई में दलित और औरतों की भूमिका को रोशन किया है। ये एक ऐसी मिसाल है जो भारत के गणतंत्र में असली गण की पहचान करवाती है। ये ऊदा देवी की कहानी थी। अपनी बहादुरी की वजह से और एक निवास वाले बाबा जी जिनका एड्रेस डेडली रोड वुलवरहैम्पटन है कि इस स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम को सपोर्ट करने की वजह से आपकी सेवा में लाई गई। और ये आज बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि अपने जीवन में मैंने ऊदा देवी जी के नाम को सबके सामने मैं लेकर आया हूँ। वैसे तो समय अब बहुत कम ही रह गया है। मैं आपको तो आज तो टेलीफोन पर बातचीत नहीं हो सकेगी। अगले हफ्ते के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अगले हफ्ते एक बहुत बड़ी राइटर हैं, उन्होंने किताब लिखी है और उस दिन मैंने राइटिंग का प्रोग्राम करना है स्पेशल, जिसमें आप भी शामिल होंगे। तो वो प्रोग्राम में आएंगी। उनका नाम रितु शर्मा है और वो क्यों लिखती हैं, क्यों किताब लिखी, कैसे लिखी, औरतों के स्टेटस को और ऊंचा करने के लिए उन्होंने लिखी या उसके पीछे क्या कारण था, वो भी आपको बताएंगी। आप में से बहुत से लोग हैं जो कि लेखक हैं, लिखना चाहते हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो कि आधी किताब लिख चुके हैं। बहुत से ऐसे जिन्होंने बहुत कुछ लिखा और फाड़ के फेंक दिया। आप सबके लिए वो एक स्पेशल प्रोग्राम होगा ताकि आप उस प्रोग्राम को देखें। और एक लड़की अगर किताब लिख सकती है तो आप क्यों नहीं लिख सकते, ये सोचें और लिखें। और जो काशी टेलीविज़न है इसको भी अपना हिस्सा आप बनाएं। इस प्रोग्राम को आप दोबारा भी देख सकते हैं अगर आपने इस प्रोग्राम को मिस कर दिया है। इस प्रोग्राम को आप देख सकेंगे यूट्यूब पर और इस प्रोग्राम को आप देख सकेंगे फेसबुक पर मेरे साथ दोस्ती कीजिए, मेरा नाम विकी गिल है, वहाँ पर भी। और फिर उसके बाद इस सारे काशी टेलीविज़न को आप www.kashitv.co.uk पर सारी दुनिया में देखते हैं। जहाँ जहाँ पर आपके दोस्त हैं, जहाँ जहाँ पर आपके रिश्तेदार हैं, दुनिया में कहीं पर भी हैं, आप उनको काशी टेलीविज़न के बारे में बताइए, तहजीब प्रोग्राम के बारे में बताइए। और प्रोग्राम इसको देखने के लिए ही नहीं बल्कि और प्रोग्राम्स को देखने के लिए भी कहिए ताकि वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि तहजीब प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहती हैं। सुमन जी ने उनके साथ बहुत मेहनत की है इसकी वजह से। तो फिर आप अगर अमेरिका में रहते, कनाडा में रहते हैं, शुक्र करें कि इंग्लैंड में किस तरह का टेलीविज़न है जो कि रविदासिया कम्युनिटी के साथ बाकी सब कम्युनिटीज़ के नाम को बहुत ऊंचा करके लेके आ रहा है। तो आप भी हमें सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, तहजीब प्रोग्राम को, विजय मोमी को। और इंडीड हम आपके सामने ऐसे ऐसे प्रोग्राम चुन कर लाएंगे कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, आपके मुंह लाल और कानों में से धुएं निकलने शुरू हो जाएंगे और दिमाग में आतिश फिशा ज्वालामुखी को कहते हैं, वैसे चलने के शुरू हो जाएंगे। अब जो अगला प्रोग्राम तो होगा वो जो राइटिंग का प्रोग्राम होगा, उसके बाद जो प्रोग्राम होना है वो एक वकील साहब आ रहे हैं। वकील साहब का नाम तो आपको नहीं बताया जाएगा, लेकिन वो एक इंडियन लॉ के वकील हैं और बहुत जल्दी ही यहाँ पर आकर इंडियन लॉ की वो क्या क्या सेवाएं आपको प्रदान कर सकते हैं, वो सारी की सारी जो सेवाएं हैं वो आपकी सेवा में यहाँ पर वो बताएंगे और आप उनसे सेवाएं लीजिएगा ताकि उनको भी यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो करके
फ़ायदा हो और आप भी उनसे सेवाएं लेकर फ़ायदा अपने आप को पहुंचाइएगा। और अब मैं एक और स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहा हूं और वो स्पॉन्सरशिप लेने के लिए आप मुझे फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप काशी टेलीविज़न पर भी टेलीफोन करके कह सकते हैं कि विकी गिल का जो अगला प्रोग्राम हो रहा है उसको आपने स्पॉन्सर करना है। लेकिन उस प्रोग्राम को आप स्पॉन्सर क्यों करेंगे? वो इसलिए आप स्पॉन्सर करेंगे क्योंकि एक फ्रीडम फाइटर और हैं। उन फ्रीडम फाइटर का नाम है श्रृंगारी देवी। श्रृंगारी देवी कौन थी? श्रृंगारी देवी ने क्या योगदान दिया और श्रृंगारी देवी ने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से आपको स्पॉन्सर करके इस प्रोग्राम को सारी दुनिया को दिखाना चाहिए? वो दलित समुदाय की ही थी, लेकिन वो बुनकर जो कपड़ा बुनते हैं उनकी कम्युनिटी में से थी और उसने हिंदुस्तान की आज़ादी लेने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। वंस अगेन अपनी छोटी जात की वजह से कहते हुए मुझे शर्म आती, इंसान होता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, और उसकी वजह से उनका नाम भी हिस्ट्री में नहीं आया। उनका नाम भी लोक कथाओं में था, कई 100 साल वो नाम चलता रहा और फिर उसके बाद वो नाम जो है आज काशी टेलीविज़न से आपको सारा कुछ बताया जाएगा। और इस समय हो गया है विजय मोमी जी का थैंक यू करने का, आपका प्रोग्राम थैंक यू करने का देखने के लिए, और एक निवास वाले बाबा जी का वुलवरहैम्पटन में थैंक यू करने के लिए। अगले हफ्ते एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए विकी गिल को इजाज़त दीजिए। जय गुरुदेव।